दिनांक 17 अगस्त वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का चौथा चैप्टर कर रहे थे हम। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चौथे चैप्टर के स्वाध्याय की। सबसे पहला प्रश्न है, समूह में से असंगत शब्द छांटिए और उसका स्पष्टीकरण लिखिए। तो आ में दिया है संगलक तार, अवरोधक पदार्थ, रबर के मोजे और जनित्र। तो यहाँ असंगत शब्द होगा जनित्र, क्योंकि अन्य जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो विद्युत धारा के सुरक्षा के उपकरण है वो, जबकि जो जनित्र है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने का उपकरण है। और अन्य जो यहाँ पर दिए गए हैं वो विद्युत धारा के सुरक्षा के लिए के उपकरण हैं। तो आइए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर। यहाँ पर असंगत शब्द थर्मामीटर होगा, क्योंकि अन्य जो तीनों हैं वो विद्युत उपकरण हैं और वो विद्युत राशि का मापन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि थर्मामीटर विद्युत उपकरण नहीं है। इसका उपयोग ऊष्मा के मापन के लिए किया जाता है, तापमान के मापन के लिए किया जाता है। तीसरा है ध्वनिवर्धक, यानी कि लाउड स्पीकर। सूक्ष्म श्रवणी, यानी कि जो हमारा हेडफोन, ईयरफोन जो होता है। विद्युत चलित्र, इलेक्ट्रिक मोटर और चुंबक। तो यहाँ पर असंगत शब्द है चुंबक, क्योंकि अन्य जो है वो विद्युत उपकरण हैं, वो विद्युत सोर्स पर ये चलते हैं, ये विद्युत उपकरण है, जबकि चुंबक विद्युत उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, रचना और कार्य बताइए उचित आकृति बनाकर और उनके भागों को नामांकित करिए। पहला है विद्युत चलित्र। तो विद्युत चलित्र पेज नंबर 56 पर विद्युत चलित्र की आकृति आपको मिल जाएगी। ये आकृति है और ये उनके विभिन्न भागों को नामांकित किया गया है। तो ये आकृति आप याद कर लीजिए विद्युत चलित्र की। अब इसकी रचना, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ रचना है। तो आइए इस रचना समझ लेते हैं। विद्युत चलित्र में विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है। विद्युत चलित्र में विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के तार, यानी ऐसा तांबे का तार जिसमें विद्युत अवरोधक आवरण लगा हुआ हो, ऐसे तांबे के तार से आयत के आकार की एक कुंडली होती है। जैसे ये देखिए, ये आयत के आकार की कुंडली ABCD, ये आवरण युक्त, विद्युत अवरोधक आवरण युक्त तांबे के तार की आयताकार कुंडली है। यह कुंडली चुंबक के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीच रखी जाती है। तो ये चुंबक का उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव और ये आयताकार कुंडली चुंबक के बीच रखी गई है। उसकी AB और CD भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती हैं। ये AB और CD ये चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत होती हैं। लंबवत यानी जैसे चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ गति करती हैं, और AB इस लंबवत है। देखिए N से S की तरफ यदि कोई रेखा खींचें तो AB और CD पर वो लंब होगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि कुंडली का जो AB और CD सिरा है वो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभाग X और Y से संयोजित होते हैं। कुंडली के दो सिरे कौन से हैं? देखिए ये BA, ये जो सिरा A है ये एक सिरा है, और D से एक सिरा चल रहा है। तो देखिए ये विभक्त वलय के दो भाग हैं। ये भाग X, ये X वाला भाग है ये, और दूसरा विभक्त भाग है Y। तो यहाँ ये विभक्त वलय है, एक X वाला हिस्सा है और एक Y वाला हिस्सा है। और कुंडली का एक सिरा
ये एक्स वाले वलय से जुड़ा है और कुंडली का जो दूसरा सिरा है वो इस वाई वलय से जुड़ा हुआ है। इन अर्धभागों के भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा चलित्र की धुरी से जुड़ी हुई होती है। इसकी जो भीतरी सतह है, ये जो धुरी को टच हो रहा है, ये जो बेलनाकार जो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको जो स्पर्श हो रहा है, वलय का जो भाग स्पर्श हो रहा है वो विद्युत अवरोधी होता है। यानी करंट, ये जो करंट है ये धुरी में नहीं प्रवाहित हो सकता है, वो सिर्फ इस दिशा में ही जा सकता है, अंदर की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये विद्युत अवरोधी आवरण लगा होता है भीतर की तरफ इस वलय में। विद्युत रोधी होते हैं तथा चलित्र की धुरी से जुड़ी हुई होती है। ये जो धुरी देख रहे हैं आप बेलनाकार, इससे ये फिक्स जुड़ी हुई होती है ये। यानी कि ये जब धुरी अगर घूमेगी तो ये वलय भी घूमेगा और वलय के साथ साथ ये कुंडली ABCD ये भी घूमेगी, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब अगली लाइन समझते हैं। एक्स तथा वाई अर्धवलय के बाहरी विद्युत वाहक पृष्ठभाग दो स्थिर कार्बन ब्रश E तथा F से स्पर्श करते हैं। दो ब्रश है, ये जो वलय हम देख रहे थे, अर्धवलय, विभाजित अर्धवलय, ये अर्धवलय जुड़े होते हैं ब्रशेस से और ये ब्रश जो है स्थिर होते हैं। ये ब्रश स्थिर होते हैं हाँ, ये जो ब्रश देखिए, ये ब्रश E है और ये ब्रश F है, ये स्थिर होते हैं। यानी ये जब धुरी घूमेगी तो इसके साथ वलय और ये कुंडली घूमेगी, लेकिन ब्रश जो, ये जो ब्रश E और F देख रहे हैं बाहर, ये ब्रश E है और ये ब्रश F है, ये स्थिर होते हैं और निरंतर इसके संपर्क में, इसको टच किए रहते हैं, इसके संपर्क में रहते हैं वलय के, लेकिन वलय के साथ घूमते नहीं हैं, स्थिर होते हैं। और इन्हीं ब्रश से, ब्रश E बैटरी से जुड़ा होता है, बैटरी कुंजी से जुड़ी होती है और ये कुंजी फिर ये जो दूसरा ब्रश है F, ब्रश F से जुड़ा होता है। तो ये थी रचना, ये पूरा पैराग्राफ रचना में आ गया। इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो इसके कार्य है। तो आइए कार्य को भी समझ लेते हैं। विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर, विद्युत परिपथ पूर्ण करना यानी स्विच ऑन हमने यदि कर दिया, स्विच ऑन करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा E तथा F कार्बन ब्रशों के माध्यम से कुंडली में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ से जैसे करंट निकलती है तो E से होते हुए ये कुंड ABCD ऐसे होते हुए फिर ब्रश F और F से होते हुए फिर ये इस तरह से पूरे परिपथ पूर्ण करती है। वही यहाँ पर दिया है कि विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर यानी स्विच ऑन करने पर विद्युत धारा E तथा F कार्बन ब्रश के माध्यम से कुंडली में प्रवाहित होने लगती है। कुंडली की भुजा AB में विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा यहाँ A से B की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही होती है। तो यहाँ प्लस से विद्युत धारा निकलती है और A से B की तरफ ये बढ़ती है, प्रवाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होने के कारण इसका प्रभाव भुजा AB पर होता है। यानी विद्युत धारा की दिशा A से B की दिशा में है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो N से S की दिशा में है। तो इसके कारण यहाँ जो चालक AB है उस पर एक बल प्रयुक्त होता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निर्धारित हम लोग कर सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था बायां हाथ कैसे करना है। आपका
अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये लंबवत रखना है, जिसमें आपकी तर्जनी N से S की दिशा में होगी, आपकी जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा में होगी। तो जो अंगूठा जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा में AB पर बल प्रयुक्त होगा। तो आप अपनी बाएं हाथ की उन तीनों उंगलियों को जब आप व्यवस्थित करेंगे विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो आप पाएंगे कि AB भुजा पर निर्मित होने वाला जो बल है वो उसे नीचे की ओर ढकेलता है, और CD पर जो बल पैदा हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार AB पर बल नीचे की ओर लगेगा और CD पर बल ऊपर की ओर लगेगा। यानी AB और CD पर जो बल प्रयुक्त होंगे वो समान होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। एक AB को नीचे ढकेलेगा एक बल, और वहीं CD पर लगने वाला बल भुजा CD को ऊपर की तरफ ढकेलेगा, जिसके कारण ये इस तरह से ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कुंडली, ये वलय और ये धुरी घूमने लग जाएगी। देखिए यहाँ पर वही दिया है कि बल उस भुजा ऊपर की ओर ढकेलेगा, इस प्रकार कुंडल और धुरी घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घूमने लगेंगे। आधा घूर्णन होते ही विभक्त वलय के अर्धभाग क्रमशः X और Y, क्रमशः E और F और E कार्बन ब्रश के संपर्क में आते हैं। अतः कुंडली में विद्युत धारा DC BA के अनुदेश प्रवाहित होती है। आधा घूमने के बाद क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पर ये जो X वलय है ये ब्रश E से जुड़ा हुआ है, और जो Y वाला वलय है ये Y वाला वलय ब्रश F से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही ये आधा घूमेगा तो क्या होगा, ये Y वाला वलय ये ब्रश E के साथ जुड़ जाएगा और X वाला जो वलय है वो ब्रश F के साथ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार भुजा CD ये इस तरफ हो जाएगी और BA वो इस तरफ हो जाएगी। तब विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो DC फिर BA इस तरह से होगी। वही यहाँ पर समझाया गया है इस लाइन में कि आधा घूर्णत होते ही, आधा घूर्णत यानी आधा घूमने के बाद विभक्त वलय X और Y क्रमशः F और E के संपर्क में आ जाते हैं। जो वलय X है वो ब्रश F के संपर्क में आ जाएगा और जो वलय Y है वो ब्रश E के संपर्क में आ जाएगा, और कुंडली में जो विद्युत धारा है वो DCBA इस दिशा में प्रवाहित होने लग जाएगी। तो इस कारण DC भुजा पर नीचे की ओर तथा BA पर ऊपर की ओर बल क्रियाशील लगेगा। यानी CD जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर CD पर नीचे की ओर बल लगेगा और यहाँ BA पर ऊपर की ओर बल लगेगा। अभी कैसा था, इस स्थिति में BA पर नीचे की ओर बल लग रहा है, CD पर ऊपर की ओर बल लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये कुंडली आधा घूमेगी, CD इस बाईं तरफ आ जाएगा, AB दाईं तरफ आ जाएगा, तब ये CD पर नीचे की तरफ बल लगेगा और BA पर ऊपर की तरफ बल लगेगा। भुजा BA पर ऊपर की ओर बल क्रियाशील होगा और कुंडली अगला अर्ध घूर्णन पूरा करेगी, यानी फिर आगे का आधा फिर घूमेगी वो। इस प्रकार प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात कुंडली तथा धुरी एक ही अर्थात घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते रहते हैं। यानी एक ही दिशा में कुंडली बार बार घूमती रहती है, एक ही दिशा में कुंडली घूमते रहती है, और वो दिशा कौन सी है, घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में। तो ये था, ये पूरा पैराग्राफ उसका कार्य है, विद्युत चलित्र का कार्य है। ऊपर का पैराग्राफ विद्युत चलित्र की रचना है और नीचे का जो पैराग्राफ है विद्युत चलित्र का कार्य है, और ये इसकी नामांकित आकृति है विद्युत चलित्र की। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र, और वो भी प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र होता है और एक दिष्ट विद्युत जनित्र होता है।
जबकि वर्ष 2020-21 में दिष्ट विद्युत जनित्र जो है ओमिट किया गया है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसी पेज पर इसकी आकृति दी गई है। ये है दिष्ट विद्युत जनित्र की आकृति। N से S की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है ABCD। ये विद्युत अवरोधित आवरण युक्त तांबे से बनी हुई आयताकार कुंडली है। ये वलय है। अब यहाँ पर एक अंतर है, विद्युत चलित्र में हम विभाजित वलय यूज़ कर रहे थे का उपयोग कर रहे थे। विभाजित यानी कटा हुआ, आधा भाग बाईं तरफ था वलय का और आधा कटा हुआ भाग दाईं तरफ था। जबकि यहाँ पर ये जो वलय है ये विभाजित नहीं है, संपूर्ण वलय है और यहाँ पर 2 संपूर्ण वलय का उपयोग हो रहा है। तो यही पूरी सारी आकृति का ही पूरा वर्णन आपको रचना में लिखना है। तो देखिए यहाँ से रचना शुरू हो जा रही है। कि आकृति में धुरी के परितः घूमने वाली तार की कुंडली ABCD दर्शाई गई है। ये कुंडली ABCD दर्शाई गई है। जो ये धुरी के परितः यानी इसके चारों ओर घूमती है ये कुंडली। ये जो धुरी है इसके चारों तरफ घूमने वाली कुंडली ABCD दर्शाई गई है। उसे चुंबक के 2 ध्रुव के बीच रखा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कुंडली रखा जाता है। इस कुंडली के 2 सिरे वलय R1 और R2 से कार्बन ब्रश के माध्यम से संयोजित होते हैं। तो ये कुंडली का एक सिरा ये R1 वलय R1 रिंग है। ये रिंग है, वलय यानी रिंग, इसलिए R1 दिया। पहली रिंग है तो R1, दूसरी रिंग है तो R2। तो ये वलय R1 है, ये वाला वलय R2 है। कुंडली का एक सिरा यहाँ R1 से जुड़ा है, कुंडली का दूसरा सिरा यहाँ वलय R2 से जुड़ा हुआ है ब्रश B1 और B2 के माध्यम से। यहाँ भी रचना वैसी ही है। ये वलय, ये धुरी और ये कुंडली ये फिक्स होते हैं, यानी ये एकदम ऐसे जुड़े होते हैं कि ये सब एक साथ घूमेंगे। ये धुरी, वलय और कुंडली एक साथ घूमेगी। जबकि ये ब्रश B1, ये ब्रश B2 और ये पूरा परिपथ ये स्थिर होता है, ये नहीं घूमता है। तो आइए आगे देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा गया है। तो कुंडली के 2 सिरे वलय R1 और R2 से कार्बन ब्रश के माध्यम से संयोजित होते हैं। दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं, परंतु वलय और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। ये सारा विद्युत चलित्र में भी था, ये कॉमन पॉइंट है यहाँ तक। धुरी को यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखिए। धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। यांत्रिक रूप से यानी कि पेट्रोल या डीजल या किसी ईंधन की ऊर्जा के द्वारा उसे घुमाया जाएगा। आपने गांव में देखा होगा, जो डीजल वाला जो इंजन होता है उसे हम एक हैंडल से पहले हम घुमाते हैं थोड़ी देर तक, उसके बाद वो हैंडल बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो अपने आप डीजल की ऊर्जा से वो घूमता है। तो वही बात यहाँ दी गई है कि धुरी को यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है और इसके कारण क्या होगा कि कुंडली ABCD घूमने लगती है। ये जो कुंडली ABCD है ये घूमने लगती है। ये इस तरह से, क्या तो इस तरह से कोई घड़ी की सुई की दिशा में भी घुमा सकता है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी घुमा सकता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी दिशा में इसको घुमाया जा सकता है। तो कुंडली ABCD घूमने लगती है। स्थिर कार्बन ब्रश B1 और B2 के सिरे गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा समझती है। ये ब्रश B1 और B2 के द्वारा ये तार जुड़े हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है जो विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। यहाँ देखिए बीच में, अगर ये सुई बीच में है यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। फिर ये लेफ़्ट साइड में गई। अभी यहाँ देखिए ये B2 से
B1 की तरफ करंट प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर ये जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, ये लेफ़्ट साइड में विचलित हो रही है, इसका डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड में हो रहा है। अब यहीं पर दिशा अगर बदल जाए तो ये जो विचलन है ये लेफ़्ट साइड में ना होकर राइट साइड में होगा। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की दिशा पहचानी जाती है। आगे देखिए, धुरी घूमने पर भुजा AB ऊपर की ओर जाती है और CD नीचे की ओर आती है, अर्थात ABCD कुंडली घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगती है। अब यहाँ से इसका कार्य शुरू हो गया। ये जो भाग हमने ऊपर, ये जो यहाँ तक ये आकृति 4.20 से लेकर के यहाँ हमने जो आखिरी लाइन तक किया, ये पूरा पैराग्राफ इसकी रचना है। और इसके बाद यहाँ से ये विद्युत जनित, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित का कार्य शुरू हो रहा है। धुरी घूमने पर भुजा AB ऊपर की ओर जाती है। यहाँ हम इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहे हैं। धुरी को घुमाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो AB ऊपर की तरफ जाता है। अब AB ऊपर की तरफ जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ N से S की दिशा में है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ का नियम के अनुसार क्या करना होगा? दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की दिशा में रखिए, तर्जनी N से S की दिशा में रखिए। तो आप देखेंगे जो विद्युत धारा है वो यहाँ A से B, B से C, C से D, फिर D से होते हुए ये ब्रश B2 और B2 से पूरा गैल्वेनोमीटर से होते हुए B1, इस तरह से विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित होते हुए दिखाई देगी आपको। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, देखिए। ABCD कुंडली को घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार AB और CD में प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है और वह A से B, फिर B से C, C से D दिशा में जाती है। A से B, B से C, C से D प्रवाहित होने लगती है और आगे के परिपथ में B2 फिर गैल्वेनोमीटर से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि ABCD जैसी एक फेरी वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेरों वाली कुंडली का उपयोग किया जाए तो अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर देखिए, जो कुंडली ABCD है ये एक फेरा लिया है, ऐसे 2 फेरा लेंगे तो 2 गुना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। 3 फेरे वाली कुंडली बनाएंगे तो 3 गुना, यानी जितने फेरे होंगे उतना गुना विद्युत धारा यहाँ पर निर्मित की जा सकती है। तो इस तरह से अनेक फेरे वाली कुंडली का उपयोग करके अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बड़ी विद्युत धारा निर्मित होती है। अब आधा घूमने के पश्चात क्या होता है? अर्ध घूर्णन के पश्चात AB भुजा CD के स्थान पे आ जाती है, CD AB के स्थान पे आ जाती है और विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। D से C, C से B, B से E ऐसे हो जाएगी। लेकिन जो भुजा BA है वो वलय के माध्यम से B1 के संपर्क में रहती है और भुजा DC B2 ब्रश के संपर्क में रहती है। इस कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर, अर्थात पहले के अर्धगुणन की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं आकृति में क्या होता है कि जब ये कुंडली जब आधा घूमेगी तो AB यहाँ CD की जगह पे आ जाएगा और CD जो है वो AB की जगह पे आ जाएगा। ये हो जाएगा CD, ये हो जाएगा BA। तो BA यहाँ पर आने के बाद में भी ये रिंग R1 से ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ रिंग घूम रही है। तो BA घूमेगा, BA के साथ साथ ये रिंग भी घूम रही है। तो भले ये दाईं तरफ आ जाएगा, फिर भी अब भी ये रिंग R1 से ही जुड़ा होगा। और ये जो CD है ये भले घूम करके यहाँ पर इस तरफ आ जाए, बाईं तरफ आ जाए, लेकिन अब भी ये रिंग B2 से ही जुड़ा होगा। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? D से C, C से B, B से A, और ये A किससे जुड़ा है? A अब भी B1 से जुड़ा है। तो A से फिर ये रिंग R1 पे जाएगा, R1 से होते हुए B1, B1 से होते हुए ये B2 पे जाएगा, यानी विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी। पहले B2 से B1 जा रही थी, अब ये B1 से B2 जाने लगेगी आधा घूमने के बाद। उसके बाद जब वापस आधा घूमेगी तो फिर दिशा बदल जाएगी, B2 से B1 हो जाएगा। फिर
फिर कुंडली वापस आधा घूमेगी तो B1 से B2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ दिशा बार बार बदलते रहेगी, कभी B2 से B1, कभी B2 से B1, फिर B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, ये बार बार भी ये बदलते रहेगी। यानी एक चक्कर में ये 2 बार, ये कुंडली एक चक्कर लगाएगी तो 2 बार दिशा बदल जाएगी। इस तरह से यहाँ बार बार दिशा बदलती रहेगी, वही यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझाया गया है। तो प्रत्येक अर्धगुणन के पश्चात, यानी प्रत्येक आधा घूमने के पश्चात यह घटित होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निर्मित होती है। यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र है। तो ये था आपका प्रश्न दूसरे का बा का आंसर। बहुत ध्यान से समझिएगा, कई लोग जल्दी समझ नहीं पाते, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए। तीसरा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या मतलब हुआ। तो इसका आंसर आएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब है ये विद्युत धारा निर्मित होना। चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरण से विद्युत धारा निर्मित होना। सापेक्ष गति यानी चुंबक स्थिर हो और कुंडली गतिशील हो, या कुंडली स्थिर हो चुंबक गतिशील हो, दोनों में से एक स्थिर हो एक गतिशील हो, तो इसे ही सापेक्ष गति बोलते हैं। ऐसी गति जब होती है तो कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है, इसे ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। फिर है अंतर स्पष्ट कीजिए प्रत्यावर्ती जनित्र और दिष्ट जनित्र में। तो अभी हमने आकृति देखा प्रत्यावर्ती जनित्र और दिष्ट जनित्र। देखिए ये जो आकृति है यहाँ पर, ये दिष्ट जनित्र की आकृति है। दिष्ट जनित्र में देखिए यहाँ एक ही विभाजित वलय का उपयोग किया गया है, एक विभाजित वलय का उपयोग किया गया है, एक ही वलय का उपयोग किया गया है, वो भी विभाजित वलय है। किसमें? दिष्ट जनित्र में। जबकि प्रत्यावर्ती जनित्र में 2 वलय का उपयोग होता है, 2 वलय का भी उपयोग होता है और ये विभाजित नहीं होते। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि प्रत्यावर्ती जनित्र में जो विद्युत धारा निर्मित होती है उसकी दिशा बार बार बदलती रहती है, और न केवल दिशा बल्कि परिमाण भी बदलता रहता है। दिशा और परिमाण, परिमाण का मतलब है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा, उसकी तीव्रता। तो प्रत्यावर्ती जनित्र में विद्युत धारा की दिशा और परिमाण बार बार बदलता रहता है, जबकि दिष्ट जनित्र में विद्युत धारा की दिशा और परिमाण स्थिर होते हैं। दिष्ट जनित्र से जो विद्युत धारा निर्मित होती है उसे दिष्ट विद्युत धारा कहते हैं, और प्रत्यावर्ती जनित्र से जो विद्युत धारा निर्मित होती है उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। तो ये अंतर है दिष्ट जनित्र और विद्युत जनित्र में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा निर्मित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आकृति सहित वर्णन कीजिए। तो विद्युत धारा निर्मित करने के लिए विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर इसका आकृति सहित वर्णन हमने समझा था, वही आपको यहाँ भी लिखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है लघु परिपथ किस कारण निर्मित होता है, इसका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए 3 तरह के वायर तार होते हैं। एक तो प्रावस्था तार होता है, एक उदासीन तार होता है, और एक होता है भू संयोजित, अर्थिंग जिसे कहते हैं। तो जो प्रावस्था तार है ये यदि किसी कारणवश उदासीन तार के संपर्क में आ जाए तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 49 में इसे समझाया गया है। और देखिए घर के विद्युत संयोजन की विद्युत तार
उदासी तार और भू संपर्क तार। 3 तरह के तार होते हैं। विद्युत तार जिसमें करंट प्रवाहित होती है, अक्सर लाल रंग का तार होता है वो। उदासी तार अक्सर काला वाला जो तार दिखाई देता है। भू संपर्क तार अक्सर ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो 3 तार होते हैं हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें। तो विद्युतमय और उदासीन तार के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। भू संपर्क तार को ज़मीन से जोड़ा जाता है। अब उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय, अगर उपकरण में कोई दोष है तो क्या होता है, विद्युत वाला तार और उदासीन तार, इसमें इसके ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण होता है वो निकल जाता है और ये दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। इसके कारण बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होता है। और इसके आसपास यदि ज्वालागाही कोई पदार्थ रखा हो, जिसमें आग लगने वाला कोई पदार्थ हो, ज्वलनशील पदार्थ, तो आग भड़क सकती है। और इतना ही नहीं, अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण हमारे जो विद्युत उपकरण हैं वो भी खराब होने का भय रहता है। तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को जो है लघु परिपथ कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में इतना प्रश्नोत्तर काफ़ी रहेगा। बाकी का जो भाग है वो हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। 6 प्रश्न हमने चर्चा कर लिया है। 6 प्रश्नों की कुल 12 प्रश्न है यहाँ पर। तो बचे हुए जो 6 प्रश्न हैं उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।